मुगल सल्तनत एक ऐसा साम्राज्य जो भारतवर्ष पे वर्षों से राज करता आ रहा था। लेकिन क्या कारण थे कि इतना बड़ा साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होता चला गया और विदेशी आक्रमणों ने अपना जाल पूरे भारतवर्ष पर फैला लिया। आज हम जानेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में। मुगल साम्राज्य के पतन के तमाम कारण हैं। धर्म प्रभावित राज्य एक अलग कारण है। मुगल साम्राज्य के लगभग सभी सम्राटों ने इस्लाम के आधार पर शासन किया। इसमें अकबर एक ऐसा सम्राट था जिसने हिंदुओं के धर्म की रक्षा की और अपने शासन को धर्म के प्रभाव से बचाए रखा। मुगल साम्राज्य में सम्राटों की गलत नीति के कारण आंतरिक अशांति फैली। परिणाम ये हुआ कि जाटों, सिखों, सनातनियों, मराठों, पुर्तगालियों, राजपूतों, इन सभी में भयंकर विद्रोह हुए जिसने मुगल साम्राज्य को जर्जर बना दिया। ऐसी स्थिति में मुगल साम्राज्य का पतन स्वाभाविक था। बड़े सरदारों के चरित्र में 18वीं शताब्दी में भारी दुर्बलता और हीनता आ गई, जिसके कारण मुगल सेना का पतन अनिवार्य हो गया। इस प्रकार के चरित्रहीन दो साम्राज्य में पतन के मुख्य कारण बन गए और धीरे धीरे मुगल का पतन होने लगा। उत्तराधिकारी का निश्चित नियम से ना होना भी एक कारण माना जा सकता है। मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तराधिकारी के नियम का ना होना। प्रत्येक सम्राट की मृत्यु उसके पुत्र को राजनीतिक राज सिंहासन के लिए गृह युद्ध होता था। कुछ विशेषज्ञों की अगर बात करें तो लेपुन ने लिखा है कि मुगलों की इस गलत नीति ने मराठों में शक्ति स्रोत का उदय किया, जो औरंगजेब के साम्राज्य में प्रबल शत्रु सिद्ध हो गए। मुगल शासकों ने प्रजा के हितकारी कार्यों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। वे सदैव अपने ही समस्याओं में उलझे रहते थे। फल यह हुआ कि साम्राज्य में आवागमन में साधन, सड़कें, कृषि आदि का पर्याप्त विकास न हो सका और जनता पिछड़ी रह गई। जनता के नैतिक उत्थान की ओर सम्राटों का ध्यान नहीं गया। फल ये हुआ कि जनता का नैतिक व बौद्धिक स्तर निम्न ही बना रहा। मुगलों की सेना में अनेक कमियां थीं। सैनिकों के साथ उनके बीबी और बच्चों का रहना, जिससे सैनिकों का नैतिक पतन हो चुका था। साथ मुगल सेना सुरक्षित और अनुभवी नहीं होती थी। वंशानुगत रूप से उनकी नियुक्ति की जाती थी। सैनिकों को भर्ती सम्राट स्वयं नहीं करता था, जिससे वे सम्राट के अधिक सेनापतियों के आदेश का पालन करते थे। उनके अंदर राष्ट्रीय भावना का अभाव हो गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा डिक्लाइन ऑफ मुगल सल्तनत का। किसी सत्ता को चलाने के लिए जो मेन बैकबोन होता है वो इकोनॉमिकल होता है, और आर्थिक संकट से भी एक समय ऐसा आया जब मुगल सल्तनत जूझ रही थी और मुगल सम्राट ने राजकोष का धन अनेक युद्धों यो अपने ऐश्वर्य के साधनों में खत्म कर दिया था, जिससे राजकोष रिक्त हो गया था। जनता पर करों का भार बढ़ता जा रहा था। औरंगजेब के बाद उत्तराधिकारी मुगल सम्राटों के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो गई और उन शासकों ने उससे सुधार लाने के लिए कुछ नहीं किया। ऐसी अवस्था में मुगल साम्राज्य का स्थिर रहना मुश्किल सा हो गया। मुगल साम्राज्य की अतिशीघ्र पतन औरंगजेब द्वारा निर्धारित नीतियों और परिवर्तनों का परिणाम भी था। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण भारत के राजपूत उनके समर्थक में बने और उन्होंने मुगल साम्राज्य की अस्थायी प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंतु औरंगजेब की कट्टरता के कारण हिंदू विरोधी नीतियों का निर्धारण किया गया। उन्होंने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने, धर्म स्थलों पर रोक लगाने तथा साथ ही तीर्थ यात्रा को भी प्रतिबंधित करने का आदेश दिया। उन्होंने जजिया जैसे धार्मिक कर को तीर्थ यात्रा के द्वारा सामान्य हिंदू वर्ग को विरोधी बना लिया। मुगल प्रशासन के महत्वपूर्ण और उत्तरदायी पदों पर बहुत से हिंदू पहले से ही नियुक्त थे, किंतु औरंगजेब ने उच्च प्रशासनिक पदों से हिंदुओं को पदमुक्त कर दिया, जिससे समस्त हिंदू जनता मुगल साम्राज्य की विरोधी हो गई। और ये भी कारण माना जाता है मुगल के डिक्लाइन के लिए। मुगल के पतन का आरंभ यूरोपीय जातियों की शक्ति के आने से पहले ही हो चुका था और मुगल सेना का यूरोपीय जल बेड़े से लड़ना नहीं पड़ा। मुगलों ने कभी जल सेना की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और नौसेना के अभाव के कारण ही औरंगजेब जैसा मुगल बादशाह चाहकर भी अंग्रेजों को बंगाल से हटा नहीं सका। अगर मुगलों के पास जल शक्ति होती तो यूरोपीय जातियों को भारत में शक्ति संगठित करने से रोका तो जरूर जा सकता था। इस प्रकार मुगल सेना में जल के बेड़े की कमी के कारण मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बन गई। मुगल साम्राज्य के पतन में उनके आंतरिक दोषों का भी बहुत बड़ा हाथ था अवश्य, किंतु नादिर शाह एवं अहमद शाह अभद्दा अब्दाली के आक्रमण ने भी उसकी रही सही शक्ति को समाप्त कर दिया और अकेले नादिर शाह ने कई पीढ़ियों की संचित धनराशि को लूट लिया।
मुगल साम्राज्य को तो वास्तव में तभी समाप्त हो गया जबकि नादिर शाह लूट के माल के साथ दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। नादिर शाह के बाद अहमद अब्दाली ने मुगल साम्राज्य को बार बार झकझोरने के बाद साम्राज्य को संभाल नहीं सका। इसी समय यूरोपीय जातियों ने भी मुगल साम्राज्य में अपना व्यापारिक जाल फैलाया, यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया और एक राजा के विरुद्ध दूसरे राजा की सहायता और बदले में उनसे जागीर प्राप्त करने लगे। धीरे धीरे भारतीय राजाओं में परस्पर युद्ध बढ़ने लगा, साथ साथ यूरोपीय जातों में अंग्रेजों की जागीरें भी बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि अंग्रेजों के प्रभाव कलकत्ता से दिल्ली तक स्थापित हो गया और मुगल बादशाह बहादुर शाह उनका मातहत बन गया। वह नाम का बादशाह था, वास्तविक सत्ता तो अंग्रेजों के साथ आ गई और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मुगल सल्तनत का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन के न केवल किसी एक कारण को बल्कि अनेक कारणों के उत्तरदायी ठहराया गया है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक सभी प्रकार के कारणों के हाथ हैं जो कि किसी भी बड़े राज्य, देश व शासन को समाप्त करने के लिए एक रूप से माने जाते हैं। अगर इसी तरीके से और अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।